control of credit by central bank. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मीन्स कि जो कमर्शियल बैंक हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए या फिर मनी की सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए जो भी पॉलिसी यूज करता है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है टू कंट्रोल क्रेडिट, टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय कमर्शियल बैंक्स। वैसे तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है थ्रू इट्स फिस्कल पॉलिसी, थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। तो जब गवर्नमेंट मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है तो जो पॉलिसी गवर्नमेंट यूज करती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी यूज करता है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है we can classify it quantitative, quantitative instruments and qualitative instruments। सेंट्रल बैंक जो भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि जब सेंट्रल बैंक पूरी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव मीन्स पूरी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आरबीआई यूज करता है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मीन्स जब हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स में मनी की सप्लाई को या तो इंक्रीज करना चाहता है या डिक्रीज करना चाहता है तो उस केस में जो आरबीआई है वो यूज करता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो जो पूरी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आरबीआई कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज करता है? क्वांटिटेटिव। और जब कुछ सेलेक्टेड एरियाज में, सेलेक्टिव सेक्टर्स में मनी की सप्लाई को डिक्रीज या इंक्रीज करना है तो सेंट्रल बैंक यूज करता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसमें है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि इन इंस्ट्रूमेंट का यूज हमारा सेंट्रल बैंक करता है पूरी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ऐसे ही कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए
जो आरबीआई इंस्ट्रूमेंट यूज करता है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग और मोरल सुएशन। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिनको रिजर्व बैंक यूज करता है कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग एंड मोरल सुएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसमें सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? जैसे जब हमें लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो हम कमर्शियल बैंक को अप्रोच करते हैं, कमर्शियल बैंक से हम लोन लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक्स को लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को अप्रोच करते हैं। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। आरबीआई लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, तो जैसे बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ऐसे ही सेंट्रल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक से भी इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको हम बोलते हैं बैंक रेट। और ये जो लोन प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, ये विदाउट कोलेट्रल होता है, यानी कि कमर्शियल बैंक है वो कोई अपनी सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास नहीं रखते। तो बैंक रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है विदाउट कोलेट्रल, और लोन प्रोवाइड करने के बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। तो अब अगर जो आरबीआई है वो बैंक रेट को इंक्रीज कर दे, तो क्या कमर्शियल बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन लेंगे या कम लोन लेंगे? जैसे हम लोग हैं, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हम लोग मनी की डिमांड कम करते हैं, कम लोन लेते हैं। और अगर हमें लोन सस्ता मिलता है तो हम लोन ज्यादा लेते हैं। ऐसे ही अगर आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है तो उस केस में जो कमर्शियल बैंक है वो भी अपनी मार्केट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो कमर्शियल बैंक का लोन महंगा मिलता है, तो वो हमें भी जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो हमसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। और इस केस में जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तो जो हम लोग हैं वो लोन की डिमांड कम करते हैं। डिमांड ऑफ मनी डिक्रीज हो जाता है। जो लोग हैं वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाने की वजह से मनी की डिमांड कम करते हैं। और जब जो लोग हैं वो मनी की डिमांड कम करेंगे, कम लोन लेना चाहेंगे, तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो मनी की सप्लाई कम करेंगे। fall in supply of money। और जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है
या फिर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या फिर इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड कब होती है? एक्सेस डिमांड मीन्स कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, कि इकोनॉमी में डिमांड तो ज्यादा है गुड्स और सर्विसेज की और उसका जो फ्लो है वो कम है। तो जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम है होते हैं तो प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये जो सिचुएशन है AD इज ग्रेटर देन AS, ये क्या है? एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड कब अराइज होती है? जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा हो, कि जब हमारे हाथ में ज्यादा पैसे होते हैं तो हम ज्यादा डिमांड करते हैं, और अगर हमारे हाथ में कम पैसे हो तो हम कम खर्चा करते हैं, कम डिमांड करते हैं। तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, जिसको कि हम इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी बोल सकते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हैं, तो एक्सेस डिमांड मीन्स कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है। मनी की सप्लाई ज्यादा है मीन्स लिक्विडिटी ज्यादा है। तो अब एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि देखो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना ही ज्यादा हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन आ जाती है। हमारी जो, अगर हम कहें कि पहले हम 10 रुपए में एक चॉकलेट खरीद रहे थे और अब वही चॉकलेट अगर हमें 20 रुपीज की मिल रही है तो इट मीन्स चॉकलेट तो वही है लेकिन उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। तो ये क्या शो करता है? इन्फ्लेशन। तो हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो डाउन हो रही है। और वैसे भी अगर महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है तो उस केस में जब महंगाई इंक्रीज होती है यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो जो प्रोड्यूसर है डिमांड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, और जब प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए लेबर की जरूरत होती है। तो यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लेबर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और लेबर की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से जो लेबर है वो ज्यादा वेजेस की डिमांड करता है। अब क्योंकि लेबर की डिमांड ज्यादा है तो प्रोड्यूसर उसको ज्यादा वेजेस पे कर देता है। अब प्रोड्यूसर जब लेबर को ज्यादा वेजेस पे करेगा तो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा हम लोगों से, क्योंकि जो भी उसका एक्स्ट्रा खर्चा अब वो करने लगे, उसकी जो कॉस्ट इंक्रीज हो गई है वो कस्टमर से ही वसूल करेगा। तो इस सिचुएशन में जो लेबर है वो ज्यादा वेजेस की डिमांड करेगा और प्रोड्यूसर ज्यादा वेजेस देगा तो वो जो भी गुड्स हैं उनका प्राइस इंक्रीज कर देगा। और जब गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा यानी कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो लेबर फिर से कहेगा कि मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, मेरी वेजेस इंक्रीज करो। अब प्रोड्यूसर फिर वेजेस इंक्रीज करेगा तो फिर से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस। अगर इन्फ्लेशन शुरू हो जाए तो फिर इन्फ्लेशन और बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो डाउन होती चली जाती है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो किसी भी कंट्री में जब भी जीडीपी इंक्रीज होता है तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो होता है, क्योंकि जब कोई कंट्री डेवलप हो रही है तो इट मींस वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जब डिमांड इंक्रीज होती है तो जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज होने में टाइम लगता है। जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई तो हाथों हाथ प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो हर एक जो इकोनॉमी है उसमें होता है डेवलपमेंट के टाइम। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो उस केस में जो इन्फ्लेशनरी गैप है या जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो हार्मफुल होती है। इसीलिए सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मनी की सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है।
और मनी की सप्लाई यानी कि लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। अब जब बैंक रेट इंक्रीज होगी यानी कि कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन लेंगे, उनको लोन महंगा मिलेगा, उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो लोग मार्केट में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, यानी कि अब हमें लोन महंगा मिलेगा। जब हमें लोन महंगा मिलेगा तो हम लोन की डिमांड, मनी की डिमांड कम करेंगे, और जब हम लोग मनी की डिमांड कम करेंगे तो जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई कम करेगा, और जिससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और जो एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड या हम इसको बोल सकते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड कम कब होती है, यानी कि इस केस में हम ये कहेंगे कि हमारी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड कम है और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है, तो इस केस में इसको हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप। और जो डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है ये भी हर एक इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट किसके लिए करेगा। अगर डिमांड कम है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे, प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होगी, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो फिर से प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में कटौती करेगा, फिर से और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, लोगों के पास काम नहीं होगा तो फिर इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होने से डिमांड और कम हो जाएगी, यानी कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो जरूरी है कि अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो उसको करेक्ट किया जाए, और डेफिशिएंट डिमांड मींस कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, तो इसीलिए डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है वो मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। डेफिशिएंट डिमांड मींस कि मनी की सप्लाई या लिक्विडिटी इकोनॉमी में कम है, और इसको करेक्ट करने के लिए मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो इस केस में जो आरबीआई है वो बैंक रेट को कम कर देता है। अगर मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आरबीआई डिक्रीजेस बैंक रेट, और जब बैंक रेट डिक्रीज होगी तो जो कमर्शियल बैंक है वो भी जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है जिसपे हमें लोन मिलता है वो डिक्रीज कर देगा, डिक्रीजेस मार्केट इंटरेस्ट रेट। अब जब हमें लोन सस्ता मिलेगा तो हम मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे, यानी कि डिमांड इंक्रीज हो जाएगी फॉर मनी, यानी कि हम ज्यादा लोन लेंगे। अगर हमें लोन सस्ता मिलता है तो हम ज्यादा लोन लेंगे, तो अगर मनी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई ज्यादा करेंगे, जो कमर्शियल बैंक है इंक्रीजेस मनी सप्लाई, और जब मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी इट मींस इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है, और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन बैंक रेट,
1 मार्क में, या फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक रेट टू कम्बैट इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड, या फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक रेट टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। तो अगर एक्सेस डिमांड का पूछा जाए तो हमें यही एक्सप्लेन करना है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। बैंक रेट इंक्रीज होने से मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, और मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो जो लोग हैं वो मनी की डिमांड कम करेंगे, कम लोन लेना चाहेंगे, और जब लोग डिमांड कम करेंगे मनी की तो कमर्शियल बैंक मनी की सप्लाई कम करेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंक रेट टू कम्बैट या टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, तो इस केस में हमें एक्सप्लेन करना है कि टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड RBI decreases bank rate, as a result जो कमर्शियल बैंक है they decreases market interest rate, और जब हमें लोन सस्ता मिलता है तो हम ज्यादा लोन लेना पसंद करते हैं, यानी कि लोन के लिए या मनी के लिए जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब मनी की डिमांड इंक्रीज होती है, लोग ज्यादा लोन लेना चाहते हैं, तो उस केस में जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई ज्यादा करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स sale and purchase of government securities by central bank in open market। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? इसमें सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उनको सेंट्रल बैंक मार्केट में सेल या परचेज करता है। तो अगर हमें डिफाइन करना है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इन ओपन मार्केट, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उनको मार्केट में सेल या फिर परचेज करता है। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो एक्सेस डिमांड मींस कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है, और एक्सेस डिमांड इस ज्यादा है मनी की सप्लाई, क्योंकि एक्सेस डिमांड तो हम तभी ज्यादा करेंगे जब हम लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं। तो एक्सेस डिमांड मींस कि मनी की सप्लाई ज्यादा है, और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मनी की सप्लाई को कम करना है। तो आप अपने आप सोच के बताओ कि जो सेंट्रल बैंक है वो सिक्योरिटीज को सेल करेगा या परचेज करेगा? सेल और परचेज।
इकोनॉमी से मनी की सप्लाई को कम करना है। तो अगर जो सेंट्रल बैंक है वो सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करेगा, तो सिक्योरिटीज को सेल करने से सिक्योरिटी किसके पास? कमर्शियल बैंक्स के पास। और पैसा किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। तो एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए जो आरबीआई है वो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, और सिक्योरिटीज सेल करने की वजह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कैश की कमी हो जाएगी, डिक्रीज इन कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। जब सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो सिक्योरिटीज हम लोगों के पास या कमर्शियल बैंक के पास जो भी परचेज करें, और पैसा किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। तो एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है, और सिक्योरिटीज को सेल करने की वजह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कैश की कमी हो जाती है। जब कमर्शियल बैंक्स के पास कैश की कमी होगी तो वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम करेंगे, यानी कि उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है ऑफ कमर्शियल बैंक वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, और जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में जो हमारा आरबीआई है वो सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर देगा, और सिक्योरिटीज को परचेज करने का मतलब सिक्योरिटी आरबीआई के पास और पैसा हम लोगों के पास, कमर्शियल बैंक के पास। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करना है मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो उस केस में जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर देता है, और जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को परचेज करता है तो सिक्योरिटी आरबीआई के पास और पैसा पब्लिक के पास, जिससे कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाती है।